हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। नेट की जो हमारी सीरीज चल रही है पेपर फर्स्ट की, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यूनिट 9 की थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं। थ्योरी क्या है यही समझ लीजिए, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ही है एक तरीके से। और इसकी 2 क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हमारी 3rd क्लास है थ्योरी में। ठीक है, इससे पहले हम बाकी की जो यूनिट्स हैं उनको कवर कर चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो कल हमने जो क्लास ली थी उसमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था, उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में, किस किस प्रकार के होते हैं प्रदूषण। तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे पहले। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्योंकि कल रह गया था हमारा, तो इसको पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर लेना और शेयर कर देना। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहा जाता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, आवाज़ से ही ध्वनि को ही आवाज़ बोलते हैं और इसी को ही ध्वनि प्रदूषण बोला जाता है। लेकिन इससे आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको ध्यान से पढ़ लेना। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। ठीक है, डेसिबल इकाई एक होती है डॉब्सन इकाई और एक होती है डेसिबल इकाई। तो इन दोनों में कभी कभी हमारे सामने जब आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किसकी है। डॉब्सन इकाई की जो डॉब्सन इकाई होती है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के काम आती है, और जो डेसिबल इकाई होती है ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम आती है। ठीक है, डेसिबल मापन सुनने से शुरू होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है उसने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर स्तर दिन में 45 dB, ठीक है, और रात्रि में 35 dB निर्धारित किया हुआ है। मतलब रात्रि में जो जो ध्वनि है वो केवल 35 dB तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और 45 dB तक केवल दिन में होना चाहिए। ये भी शहरों की बात कर रहा है, गांव में तो थोड़ा और कम ही होता है। ठीक है, WHO के अनुसार 100 dB की आवाज़ जो होती है वो मनुष्य के लिए ज़्यादा समय तक सुनना नुकसानदायक होता है। 100 dB की आवाज़ कई बार होता है जो डीजे वगैरह होते हैं, है ना, और डीजे वगैरह चलते हैं, पटाखे वगैरह, इनकी जो आवाज़ होती है, तो अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक इनको सुनेंगे तो हमारे लिए क्या करेगी, नुकसान होगा इनसे। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ कानों पे ही मतलब कोई इफेक्ट पड़ेगा, कानों पे, दिल पे, दिमाग पे, हर चीज़ पे असर पड़ता है ध्वनि प्रदूषण से भी। हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर कभी ब्याह शादियों में और उनमें जाते हैं तो बस खूब डीजे बज रहा है, उसके पास खड़े हैं, भले ही हमारे चाहे सिर में दर्द हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे हमारे कहीं ना कहीं, यानी ध्वनि प्रदूषण इतनी खतरनाक चीज़ है कि इससे कभी कभी अटैक तक आ पड़ सकता है। ठीक है, तो इतना मतलब इजीली इसको लाइट में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं सारी चीज़ें। तो मनुष्य के लिए 100 dB की, 100 dB की जो आवाज़ है उससे लंबे समय तक सुनना, मतलब उसको ज़्यादा लंबे समय तक सुनना, हाँ हो सकता है 5-10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम ये आवाज़ सुनते हैं तो हमारे लिए नुकसान होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण पाचन एवं हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, बिल्कुल, मानसिक बीमारी हो सकती हैं, गर्भपात हो सकता है। देखो बच्चा अंदर, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण में है, उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ों में रहना पड़ रहा है, शोर शराबा उसके आसपास ज़्यादा होता है, तो कई बार गर्भपात की भी समस्या हो सकती है। कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, एकाग्रता में कमी होती है एवं असामान्य व्यवहार जैसी बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण देख लो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से लेकर छोटी बीमारियों तक भी देखी जाती हैं। रेडियो सक्रिय प्रदूषण, ये हमने अभी क्या पढ़ा है, ध्वनि प्रदूषण समझ लेना, उसकी बीमारियां याद रख लेना। रेडियो सक्रिय प्रदूषण ये क्या है, कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है। ठीक है, कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण क्या होता है, अल्फा बीटा तथा गामा, ये 3 प्रकार की जो किरणें हैं उनका निष्कासन होता है, बहुत अधिक मात्रा में ये निकलती हैं, यही प्रक्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है। जैसे कि हमारे जो आप देखते हैं मिसाइल्स वगैरह या बहुत से बम वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण चलता ही रहता है साइंटिस्टों के द्वारा, तो ये क्या होती है, अल्फा बीटा गामा किरणों का इनसे क्या होता है, निष्कासन होता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, रेडियो सक्रिय, मतलब ये जो होता है ये रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहलाता है। ऐसा नहीं है रेडियो से होने वाला प्रदूषण को नहीं कहेंगे, कहीं उसको समझ बैठो,
ध्यान से पढ़ लेना, नाभिकीय विखंडन के कारण ये फैलता है। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम जैसे कुछ तत्व होते हैं जो इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये किरणें जैविक कोशिकाओं को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। क्या करती हैं ये जो किरणें होती हैं वो जैविक कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। और रेडियम, थोरियम, यूरेनियम ये इस प्रकार की क्या करते हैं, किरणों का निष्कासन करते हैं। नाभिकीय दुर्घटनाएं, नाभिकीय दुर्घटनाएं, अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं विश्व में। तो विश्व में अब तक 100 से भी अधिक, है ना, 100 प्लस हैं जो नाभिकीय दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। उनमें से 50 से अधिक तो अमेरिका में ही घटित हुई हैं, है ना। जो जितना ज़्यादा विकसित देश है उसमें उतनी ही ज़्यादा दुर्घटनाएं हैं। नाभिकीय पावर उद्योग के इतिहास में मिडिल टाउन के 3 माइल आइलैंड में 1979 में, चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र सोवियत संघ रूस में 1986 में हुआ था, और जापान के फुकुशिमा में घटी 2011 की जो घटना है ये क्या थी, महाविनाशक थी। ये वो घटनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जिनसे नुकसान हुआ था। और वैसे तो अगर छोटी मोटी घटनाएं देखी जाए तो 100 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। नाभिकीय दुर्घटनाएं कैसे होती हैं, ये उसी प्रकार से होती हैं अगर हमारा कोई परीक्षण असफल हो जाता है तो। ताप प्रदूषण, ताप प्रदूषण क्या होता है, तापमान में मात्र 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होना या वृद्धि होना जलीय जीवों के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तापमान में आप जानते हैं जैसे कि बहुत ताप संयंत्र वगैरह चलते रहते हैं और एकदम गरम गरम उबलता हुआ पानी, वो जो पानी के जो भी सोर्स होते हैं वहाँ पर नदी नाला या जो भी बने हुए होते हैं उनमें उस पानी को छोड़ दिया जाता है। और उस एकदम गर्म पानी या ठंडे पानी को छोड़ देने की वजह से पानी का जो तापमान है वो या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो वो जो उसमें जलीय जीव जो रहते हैं, चाहे वो मछली हो चाहे कोई भी हो, एकदम आप सोच लीजिए कि उनके एकदम से अचानक से अगर तापमान में सीधा वृद्धि हो जाए या घट जाए तो हम लोग उसको क्या है कि मतलब उसके अनुकूल नहीं कर पाते अपने आप को सेटल, है ना। तो ऐसे ही जलीय जीवों के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। बहुत से जलीय जीव मर जाते हैं और बहुत से इधर उधर भागते हैं, बीमार हो जाते, कुछ भी हो सकता है उनको, मतलब अच्छा नहीं होता। ताप प्रदूषण अपशिष्ट ऊष्मा को जल निकाय के भीतर छोड़ देने के कारण सबसे ज़्यादा होता है। वना अग्नि, वनों में आग लग जाना व ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी ताप प्रदूषण के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। आप जानते हैं जितने भी ज्वालामुखी, आप कभी भी किसी भी ज्वालामुखी को देख लेना, है ना, तो आपने शायद ज्वालामुखी देखे भी होंगे, मतलब वैसे नहीं देखे हैं, रियल में तो मैंने भी नहीं देखे हैं, लेकिन आप फ़ोन में देखती हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देखना। तो वो पानी के कहीं ना कहीं पास ही, पानी के किसी सोर्स के पास, समुद्र के पास या समुद्र के बीचों बीच में ही ज्वालामुखी स्थित हैं। और उनसे जो भी इतना गरम गरम जो लावा बाहर निकलता है वो क्या करता है, एकदम पानी के लिए, पानी का तापमान तो वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, है ना, बहुत इतना ज़्यादा गर्म होता है। तो ये ताप प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती चीज़, या वनों में कभी कभी आग लग जाती है तो उसके कारण भी ऐसा देखा जाता है। ये कानून जरूर पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भाई क्लास अगर पसंद आ रही है तो पहले ही लाइक कर दो, है ना। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो डेली देखते हैं जो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं होती, मतलब मेहनत करने का मन नहीं करता, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें चैनल को ताकि आपको इतना अच्छा जो कंटेंट है वो मिलता रहे। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 में लागू किया गया था। वन्य जीवों का सबसे पहले, वन्य जीव जो हैं जंगली जानवर जिनको बोलते हैं, उनकी सुरक्षा का अधिनियम आया था 1972 ईस्वी में, ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। फिर इसके बाद अगर वन्य जीव ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहेंगे तो उनको क्या चाहिए, प्रदूषण रहित जल भी तो चाहिए उनके पीने के लिए, ठीक है। तो जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में, 2 साल बाद। कब आया था, पहले वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में सोचा गया और उसके बाद जल के बारे में सोचा गया 1974 में, 2 साल बाद, क्योंकि उनके पानी की कमी पड़ रही थी तो फिर वो कैसे जीवित रहते। फिर इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में, अगर वन्य जीव हैं वो रहेंगे, उनको पानी भी मिल जाएगा, जीवित तो रह जाएंगे, लेकिन उनके रहने के लिए कोई तो सुविधा चाहिए। तो रहते कहाँ हैं वो, वनों में रहते हैं। वन्य जीव कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं। तो वनों की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1980 में सोचा, यानी कि पूरे 6 साल बाद
ठीक है, कितने साल बाद? पूरे 6 साल बाद वनों के बारे में सोचा गया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, फिर इसके बाद अब उनको वन भी मिल गई, मतलब मकान भी मिल गया, घर भी मिल गया रहने के लिए, पीने के लिए जल भी मिल गया, और अब उन्हें क्या चाहिए? एकदम स्वच्छ वायु भी तो चाहिए। वन्य जीवों को क्या चाहिए? वायु भी चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लेना, अपने हिसाब से लगा लेना, बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ। तो वायु स्वच्छ चाहिए, उसके लिए 1981 मतलब 1 साल बाद ही जब वन होंगे, और सीधी सी बात है, जहाँ पर वन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वनों की सुरक्षा होगी तो वायु भी अपने आप स्वच्छ होती चली जाएगी। ठीक है, तो 1 साल बाद ही क्या हो गई? जो वायु है वो स्वच्छ हो गई, या उसके बारे में अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अब वायु अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो जो हमारा पूरा पर्यावरण है वो क्या होना चाहिए? उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। कब? 1986 में। ठीक है, 5 साल बाद वायु स्वच्छ हो गई, उसके बाद पूरा पर्यावरण का सुरक्षा के बारे में सोचा गया 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति बना दी गई कब? 1988 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? तो 1988 में। फिर इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम, ये 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियम बनाए गए थे कब? 2000 ईस्वी में, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण है वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है वहाँ से, तो इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना की गई थी। पर्यावरण के अधिकारों की, मतलब पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की तो सुरक्षा हो गई, अब उसके लिए जो भी अधिकार बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2010 में किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये अधिकरण नहीं है भाई, प्राधिकरण है, प्राधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना की गई थी। प्लास्टिक में मौजूद विषैले रसायन मस्तिष्क समस्या, कैंसर की समस्या होना, आनुवांशिक परिवर्तन, जन्मजात विकृति, थायराइड की समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां क्या करते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। प्लास्टिक में जैसे होता है, हम ज़्यादातर आज के ज़माने में कहते हैं ना ये प्लास्टिक का ही युग है, और प्लास्टिक में ही लोग ज़्यादा खाना पीना सब उनका ज़्यादातर प्लास्टिक में हो रहा है ना। पानी की बोतल ले लो, चाहे खाने को गरम गरम बच्चों के लंच कुछ भी हो, मतलब हर कोई प्लास्टिक का ज़्यादा यूज कर रहा है। तो इस प्लास्टिक में जो मौजूद, इसके अंदर, इसके बर्तनों में भले ही हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इस तरह के कुछ केमिकल लगे होते हैं, वो भी जहरीले, जो हमें क्या कर सकते हैं? मस्तिष्क की समस्या पैदा कर सकते हैं, है ना, कैंसर जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, आनुवांशिक परिवर्तन उनसे हो सकता है, जन्मजात विकृति, थायराइड समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। इतनी सारी बीमारियां जो उसके कारण हो सकती हैं। आगे चलते हैं। प्लास्टिक में अंतःस्रावी समस्या पैदा करने वाले रसायन मौजूद होते हैं जो मोटापा और डायबिटीज का भी कारण बनते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक होती है उसमें अंतःस्रावी समस्या पैदा करने वाले क्या होते हैं? कुछ रसायन मौजूद होते हैं, केमिकल्स, जो हमें क्या करते हैं? मोटापा और डायबिटीज का भी कारण बनते हैं। बताओ, ये कोई सोच भी नहीं सकता, जो बंदा कोई भी है जो प्लास्टिक में खा रहा है उसको ये कभी पता भी नहीं चलेगा कि मोटापा और डायबिटीज प्लास्टिक के कारण भी हो सकता है। भाई आज थोड़ी सी थकान हो रही है, क्योंकि हमारे शहर में क्या है कि मेले वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ी मतलब ठीक से नींद नहीं भर पा रही है, इसलिए कोई नहीं। विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जिसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे कहा जाता है? कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रजातियां होती हैं। वो प्रजातियां वनों की भी हो सकती हैं और जानवरों की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वनों की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, और उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे वो पाए जाते हैं, जीव वगैरह, तो उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। हॉट स्पॉट की संकल्पना को पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में विकसित किया था। ये हॉट स्पॉट वाली जो बात है, ये किसने शुरू की थी? तो नॉर्मन मायर्स ने की थी। किसने की थी? नॉर्मन मायर्स ने की थी 1988 के अंदर। आगे देखते हैं। विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हो सकता है अभी एक आध और बढ़ गया हो। मैंने अभी फ़िलहाल में लेटेस्ट का नहीं देख पाई, मैं, मुझे ध्यान नहीं रहा।
है ना। तो आप देख लेना एक बार, नहीं तो मैं बता दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में। तो विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। भारत के प्रमुख जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं ये याद रख लेना, हिमालयी क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और सुंडालैंड क्षेत्र। ठीक है, ये भारत के क्या हैं, प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र में रखे गए हैं। लुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। तो लुप्त प्राय या तो लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, या उनको उन पर किसी न किसी प्रकार का लुप्त होने का संकट छाया हुआ है। तो उन जीवों का संरक्षण किसका कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1972 में क्या किया गया था, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और उसके 2 साल बाद 1974 में क्या किया गया था, जल के मतलब जल की सुविधा की गई, और जल भी मिल गया। उनको क्या चाहिए, वन चाहिए, मतलब रहने के लिए मकान चाहिए। और वो कितने साल बाद, पूरे 6 साल बाद, है ना, 6 साल बाद था ना, 1980 में। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। लुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है। ये बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा, यानी एलिफेंट तो आप जानते होंगे, ई फॉर एलिफेंट होता है ना, नर्सरी वाला बच्चा भी समझ लेता है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992 में, यानी कि एलिफेंट को बचाने के लिए। गंगा डॉल्फिन, गंगा के अंदर ये कहा जाता है, मतलब होता है, कहा क्या जाता है कि गंगा के अंदर, गंगा का पानी इसीलिए इतने दिनों तक स्वच्छ रहता है, उसमें जो डॉल्फिन होती है, जो एक प्रकार का ऐसे मतलब जीव होते हैं जो उसकी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको ख़त्म करते हैं साथ के साथ। तो गंगा में जो डॉल्फिन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये राष्ट्रीय जीव भी है हमारा, जलीय जीव। तो 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी गंगा डॉल्फिन की। हंगुल परियोजना, हंगुल एक प्रकार का क्या है, जानवर का नाम है हंगुल, जो उधर ईस्टर्न जो एरिया है उसमें पाया जाता है भारत में। 1970 में शुरू किया गया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ को भी बचाना जरूरी है। ऐसा नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि ये हमारे लिए किसी काम का जीव नहीं है, लेकिन हर जीव को भगवान ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया है। और हर जो जीव है, जीव ले लो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी कुछ भी हो, मतलब भगवान के द्वारा जो भी क्रिएटिविटी की गई है वो बेकार नहीं है। हर किसी का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लाभ होता है। बस एक अगर लाभ नहीं दिखता तो वो किसका, एक तो मच्छरों का नहीं दिखता, मक्खी का भी होता है ना, और एक हाँ छिपकली का तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू किया गया था, मगरमच्छों को बचाने के लिए 75 में, है ना। गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई थी, गैंडाओं को बचाने के लिए। ठीक है, सेब परियोजना, ये गिद्ध संरक्षण के लिए। सेब परियोजना, ये वो वाला सेब नहीं है, ये वाला सेब है। ठीक है, सेब यानी कि बचाना। सेब परियोजना शुरू की गई थी गिद्ध संरक्षण के लिए 2011 ईस्वी में। और इसके बाद लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू किया गया था। ठीक है, लाल पांडा परियोजना कब शुरू किया गया था, 1996 में। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू किए गए थे। हिम तेंदुआ, हिम तो तेंदुआ जो लद्दाख का राष्ट्रीय क्या है, पक्षी भी है ना, पशु है, और उधर पाए जाते हैं ये, पक्षी नहीं भाई पशु है। और पक्षी अभ्यारण्य देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। घना पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान के अंदर है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार, ये मांड्या कर्नाटक के अंदर है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ पर है, तो मांड्या कर्नाटक के अंदर है। वेदाथंगल पक्षी विहार, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। वेदाथंगल पक्षी विहार कहाँ पर है, कांचीपुरम तमिलनाडु में। सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। पक्षी विहार ये चिट्टूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, जो पक्षी विहार है चिट्टूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। सलीम अली पक्षी विहार मांडवी नदी के पास गोवा के अंदर है। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली इसे बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसने पक्षियों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। तो पक्षी विहार मांडवी नदी के पास कहाँ पर है, गोवा के अंदर है। नीला पट्टू पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर है नीला पट्टू।
कुमाराकाम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार कोयट्टम केरल के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे जो पक्षी विहार हैं उनको याद रख लेना। वन संरक्षण आंदोलन, वन संरक्षण आंदोलन, वनों को बचाने के लिए कब कब कौन कौन से आंदोलन किए गए। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ, जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तभी चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जिनकी अभी शायद 2021 या 22 में ही जिनकी क्या हुई है, डेथ भी हुई है अभी अभी। तो चिपको आंदोलन किसने किया था, और चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करते थे, मतलब वनों को बचाने के लिए, जो वनों की कटाई करने के लिए लोग आते थे, तो ये जाकर के ना सारे आदमी औरत और बच्चे सब कुछ सब मतलब पेड़ों से जाकर के लिपट जाते थे, चिपक जाते थे, है ना, और उन वहाँ से हटते नहीं थे। तो इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में ही चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में शुरू हुआ है, ये भी ये केरल के अंदर है। साइलेंट वैली अगर पूछा भी जा सकता है, जीके का क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है, केरल के पश्चिम घाट में। विश्नोई आंदोलन, विश्नोई आंदोलन 1931 में चलाया गया, राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई के द्वारा। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई के द्वारा चलाया गया। एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन ये चिपको आंदोलन के जैसा ही था, इसमें भी क्या करते थे, कर्नाटक में चलाया गया था 1973 में ही, ये लोग भी जाकर के वनों से चिपक जाते थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा को बचाओ, नर्मदा नदी है ना, और 1985 में चला गया। और ये इसके कौन कौन थे इसमें, मेधा पाटेकर, बाबा आमदेव एवं अरुंधति रॉय। ठीक है, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था, 1985 के अंदर मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय के द्वारा। नवधान्य आंदोलन ये 1987 में चलाया गया, वंदना शिवा के द्वारा। ठीक है, अगर भाई क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करे भी नहीं जाना, आपको आपकी पढ़ाई की कसम है ना, यूजीसी नेट की कसम है, अपना करके जाना।